अमीर और गरीब फैमिली का कुंभ स्नान। ये लो, ये मेरा दोस्त मोहन है ना, वो कुंभ गया था, वहां से वो प्रसाद लेकर आया है, सभी को बांट दो। हर कोई कुंभ जा रहा है, सिर्फ हम लोगों को छोड़कर। हम लोग कब जाएंगे? सिर्फ कुछ दिन बचे हैं कुंभ के खत्म होने में। पापा, मेरी सहेली है ना मोनिका, वो भी 2 दिन पहले ही कुंभ गई है अपने परिवार के साथ। पापा, मुझे भी कुंभ जाना है। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत बड़ी नदी है जिसमें डुबकी लगाने से भगवान जी हमारी सारी गलतियाँ माफ कर देते हैं। 144 साल बाद ये कुंभ का मेला लगा है। अगर इस बार कुंभ नहीं जा पाई तो फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। माँ जी ठीक कह रही हैं। हमारे मोहल्ले के सभी लोग कुंभ जाकर वापस आ भी गए हैं, लेकिन हम अभी तक गए ही नहीं। सुनिए जी, हम सबका बहुत मन है कुंभ जाने का, कुछ तो करिए। जाने के लिए काफी पैसे लगेंगे और आजकल तो टिकट भी मिलना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन तू फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। पूरा गरीब परिवार कुंभ जाने की आस दिल में लगाए बैठा था। वहीं दूसरी तरफ उनके बगल में ही रहने वाले अमीर पड़ोसी। पर मेघा बहू, कुंभ जाने की टिकट मिली या नहीं? सुनने में आया है कि इस बार कुंभ जाने की टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, कई सारे लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। अरे माँ जी, आप फिक्र मत करिए, जब पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। हम सबके कुंभ जाने की टिकट बुक हो गई है, पर पर्सन पूरे 5,000 रुपए की टिकट बुक हुई है। भगवान, 5,000 रुपए की एक टिकट, कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। जहाँ सादे समय पर कुंभ जाने के लिए इंसान की टिकट 500 रुपए से भी कम है, और अब कुंभ जाने के लिए 5,000 रुपए की टिकट। ये कुंभ है कुंभ, हर महीने, ये हर साल नहीं लगता। कई सालों तक लोग इसका इंतजार करते हैं। अब तो बस यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए, अगले हफ्ते ही हम सबको निकलना है यहाँ से। कुंभ जाने के लिए यह अमीर परिवार मॉल जाकर काफी सारी शॉपिंग करता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश को उसके कुछ दोस्तों की मदद से जनरल ट्रेन की टिकट मिल जाती है। वहीं अपने सेठ से भी आकाश थोड़े बहुत पैसे ले लेता है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग कुंभ जा रहे हैं। मेरा तो जीवन सफल हो गया कुंभ जाकर, और वहाँ के संगम घाट पर स्नान करके। वो तो जीवन में कोई भी इच्छा नहीं बची है, यही आखिरी इच्छा थी जिसे भगवान ने पूरा कर दिया। हम लोगों को अगले हफ्ते निकलना है, तो आप सब लोग समय पर सारी तैयारी कर लेना। सुबह 7 बजे की ट्रेन है, काफी भीड़ होगी। पूरा परिवार कुंभ जाने के लिए काफी ज्यादा खुश था। यामिनी सभी के अच्छे अच्छे कपड़े चुनकर बैग में रख देती है, और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह यामिनी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी मेघा उसके पास आती है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए। यामिनी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो हमारे पीछे घर का ध्यान रखना। 3-4 दिनों में वापस आ जाएंगे। हम भी बाहर जा रहे हैं, बल्कि हम तो कल ही निकल रहे हैं। कुंभ है ना, तो हम सब लोग कुंभ जा रहे हैं। तुम लोग कुंभ जा रहे हो? हम लोग भी कुंभ जा रहे हैं। पता है कितनी मुश्किल से ट्रेन की टिकट बुक करी है? एक इंसान के पूरे 5,000 रुपए की टिकट लगी है। तुम्हारी कितने की हुई है? हे भगवान, एक इंसान के 5,000 रुपए की टिकट! इतने पैसे का तो जाने का हमारा बजट भी नहीं है। हम तो जनरल डिब्बे में जा रहे हैं। मैंने सुना है जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो आराम से जाना। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। हम भी कल निकल रहे हैं ना, तो मुझे भी तैयारी करनी है। दोनों ही अमीर गरीब परिवार कुंभ जाने के लिए काफी ज्यादा खुश थे। जहां अगले दिन अमीर परिवार अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठ रेलवे स्टेशन पहुंचता है और अपनी एसी वाले डिब्बे में जाकर आराम से बैठ जाता है, वहीं गरीब परिवार सुबह सुबह ही बस पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और अपनी ट्रेन आने का इंतजार करता है। सुनिए जी, ये ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? 7 बजे की ट्रेन थी, 8 बज चुके हैं। कहीं ट्रेन चली तो नहीं गई? पापा, मेरे भी पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और नींद भी आ रही है। आपने सुबह इतनी जल्दी उठा दिया मुझे। 6:30 ही बजे स्टेशन पर पहुंच चुके थे, अभी तक ट्रेन आई नहीं है। मैंने यहाँ के लोगों से भी पता किया है, आने ही वाली होगी। 1 घंटा और इंतजार करने के बाद आखिरकार प्रयागराज जाने वाली ट्रेन आ जाती है। लेकिन जैसे ही यह पूरा परिवार जनरल डिब्बे की तरफ बढ़ता है, तो एक बड़ी सी भीड़ जाने कहां से डिब्बे में घुस जाती है, और इन लोगों को डिब्बे में चढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। इनकी आंखों के सामने से ट्रेन निकल जाती है। भगवान, ये ट्रेन तो निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या इस साल हम महाकुंभ नहीं जा पाएंगे? 1 घंटे बाद यहाँ से एक और ट्रेन गुजरेगी, प्रयागराज की। हमें हिम्मत रखनी है और जैसे तैसे कर उस डिब्बे में चढ़ना है। 1 घंटा और इंतजार करने के बाद आखिरकार एक और ट्रेन प्रयागराज जाने वाली स्टेशन पर आकर रुकती है, और पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ में हाथ थामे जैसे तैसे करके उस डिब्बे में पहुंच जाता है। उस जनरल डिब्बे में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सांस भी नहीं ली जा रही थी। सभी एक दूसरे से चिपके पड़े थे, यहाँ तक कि चींटी के आने जाने की जगह भी नहीं बची थी।
मुझे सांस नहीं आ रही है। हम यहाँ से कब निकलेंगे? बहुत घुटन महसूस हो रही है। बेटा मेरा हाथ मत छोड़ना वरना खो जाओगी। बस थोड़ी देर और, जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी हम लोग उतर जाएंगे। माँ, आपने जो ये सैंडविच बनाया है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। मुझे पता था तुम्हें सैंडविच बहुत पसंद आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। बस कुछ देर और फिर हम लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे। एक तरफ अमीर परिवार एसी वाली ट्रेन में बैठकर आराम से अपना सफर तय करते हुए प्रयागराज पहुंचता है और एक बड़ी सी कार में बैठ कुंभ के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में लोगों के बीच में दबते दबाते यह पूरा परिवार खड़े खड़े ही सफर तय करते हुए प्रयागराज पहुंचता है और उसके बाद भी मुफ्त वाली बस में चढ़ जाता है। ये कुंभ कब आएगा? मेरा तो जी घबरा रहा है। आखिरकार कब तक हमें इस बस में सफर तय करना होगा? कुछ देर और, जैसे बस रुकेगी हम लोग उतर जाएंगे। सभी देर तक बस का सफर तय करने के बाद आखिरकार बस से उतरते हैं और पूरा परिवार बड़ी सी भीड़ में पैदल चलते चलते कुंभ पहुंचता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग कुंभ पहुंच गए हैं। बेटा संगम घाट कहाँ है? जल्दी से स्नान कर लेते हैं वरना भीड़ और बढ़ जाएगी। मैंने पता किया है, संगम घाट थोड़ा आगे की तरफ ही है, लेकिन हमें लाइन लगानी पड़ेगी। काफी सारे लोग स्नान के लिए आए हैं तो भीड़ भी काफी ज्यादा है। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर संगम घाट पर स्नान करने के लिए लाइन लगाकर खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार आराम से एक ऑफिस में बैठा होता है। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम आसानी से संगम घाट पर स्नान कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्ज था, आपने इतने पैसे दिए हैं, आप हमारे वीआईपी हैं और वीआईपी को भी भला कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बस आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आराम से संगम घाट पर जाकर स्नान कर लीजिएगा। ये बॉडीगार्ड आपको आराम से स्नान करवा देंगे। एक तरफ गरीब परिवार संगम घाट पर स्नान करने के लिए धक्के खा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार आराम से संगम घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देख गरीब परिवार, वो तो मेघा का परिवार है ना? मेघा, हम इधर हैं। मेघा इधर देखो, हम इधर हैं। यामिनी की आवाज सुनेगा जैसे ही उसके परिवार की तरफ देखती है तो देखकर नजरअंदाज कर देती है। सभी आदमी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैं दूसरी तरफ के कुछ लोग, अरे हम लोग ट्रेन में बस में धक्का खाते हुए इतने घंटे तक पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और स्नान करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, और एक ये लोग हैं जो पैसे देकर वीआईपी लाइन में जाकर खड़े हो गए और आराम से स्नान कर रहे हैं। अरे ऐसा कब तक चलेगा? आज तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग गुस्से से तिलमिलाते हुए लकड़ी के बैनर को तोड़कर वीआईपी लाइन की तरफ बढ़ते हैं और वहां के बॉडीगार्ड से हाथापाई करने लगते हैं। इस हाथापाई के चलते मेघा गलती से जतिन का हाथ छोड़ देती है और नैना जतिन अब संगम घाट के पानी में डूबने लगते हैं। अरे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ मुझे। अरे कोई मेरे बच्चे की मदद करो, वो डूब रहा है, कोई तो मदद करो। संगम घाट के पानी की लहरें काफी ज्यादा तेज थीं, जिसके चलते कोई भी जतिन को बचाने के लिए पानी में नहीं जा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यामिनी की नजर जैसे ही जतिन पर पड़ती है तो वो अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में डुबकी लगाकर जतिन को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं दूसरी तरफ मेघा का परिवार दौड़ते हुए यामिनी के परिवार के पास आता है और जतिन को गले से लगा लेता है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो है ना? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। इन आंटी ने मुझे बचा लिया। थैंक यू आंटी। बेटा तुम्हें मैंने नहीं, ऊपर वाले ने बचाया है। अच्छा हुआ मेरी नजर तुम पर पड़ गई। मेघा रो मत, अब जतिन बिल्कुल ठीक है। यामिनी मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें जिस तरह नजरअंदाज किया था, ऊपर वाले ने मुझे उसी की सजा दी है। न जाने कितने घंटे तक पैदल चलकर धक्के मुक्के खाते हुए तो संगम घाट पर पहुंची हो तुम, और हम सिर्फ पैसे खर्च करके आसानी से बिना कोई परेशानी के यहाँ तक पहुंच गए, और बिना मेहनत और बिना कष्ट के हम नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। शायद इसीलिए भगवान ने हमें सजा दी है। मुझे माफ कर देना यामिनी। अमीरी के बलबूते इंसान जो चाहे कर सकता है, यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हारी वजह से हमारी गलतफहमी दूर हो गई, हमें माफ कर दो। अरे आप लोग इस तरह माफी क्यों मांग रहे हैं? यह हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता था। चलिए अब हम सब स्नान करते हैं। दोनों अमीर गरीब परिवार एक साथ संगम घाट नदी में स्नान करते हैं और भगवान से अपने पापों की माफी मांगते हैं। इसी के चलते मेघा के परिवार को भी जिंदगी की काफी अच्छी सीख मिल चुकी थी और अब दोनों परिवार एक साथ ही बिना किसी परेशानी के वापस आ जाते हैं। ओए अम्मा, ये तो 100 कमरों का ससुराल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े ससुराल की मैं बहू भी बनूंगी। पहले कितने छोटे से एक ही कमरे में रहती थी, वहीं पर सोना, वहीं पर खाना, कमरे के बाहर जाकर कपड़े धोना, बर्तन धोना। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग 100 कमरों में बहुत कुछ होगा और रसोई भी बहुत बड़ी सी होगी। अरे तुम दोनों बहू गृह प्रवेश के बाद क्या सोचने लग गई?
आओ आओ बैठो। जी जी माँ जी। यही सोच रही होगी 100 कमरों का ससुराल है, लेकिन मुझे क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे नौकर भी होंगे, तो शायद मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर मेरी बेवकूफ देवरानी भी तो गांव से उठकर आई है, जो भी काम होगा यही देख लेगी। मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे माँ जी, कल खाने में क्या बनाना है? अरे मेरी प्यारी मॉडर्न बहू, तुम तो आते ही घर के काम करने की सोच रही हो। फिलहाल आराम करो, जो भी खाना बनाना होगा वो मैं कल तुम दोनों को तुम्हारी पहली रसोई में बता दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, इतना बड़ा ससुराल है, मैं आराम कहाँ करने जाऊँ? मतलब इन 100 कमरों में से मेरा कमरा कौन सा होगा? अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, पर मेरे दोनों बेटे हैं ना, तो उन दोनों के साथ अपने अपने कमरे में चली जाओ। हाँ मौली, हमारा कमरा यहाँ है, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा तुम्हें। अजी कोई बात नहीं। ओए माँ, कितनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हैं, और यहाँ पर झूमर भी है। हाँ, घर बड़ा है ना, उनको सजाने के लिए हमने ये सब डेकोर कर रखा है। कितनी बेवकूफ है ये, जब से आई है बस यही किए जा रही है और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। अब गांव से आई है तो इतना बड़ा 100 कमरों का ससुराल थोड़ी ना देखा होगा। पता नहीं क्यों मेरी जैसी मॉडर्न के सामने ये गवार बहू आ गई। देवेंद्र, कैन वी गो? आई एम सो टायर्ड। या व्हाई नॉट। दोनों बहू के बर्ताव से आपको अंदाजा लग गया होगा कि गवार बहू के लिए उसका ससुराल सिर्फ ससुराल नहीं, उसके लिए ताजमहल होता है। लेकिन मॉडर्न बहू के लिए ये एक आम बात थी, क्योंकि वो एक अमीर घर से आई थी। अगले दिन दोनों बहू अपनी पहली रसोई के लिए नहा धोकर रसोई में आ जाते हैं, जहां मॉडर्न जेठानी को वेस्टर्न कपड़ों में देख गवार बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओए अम्मा, जेठानी जी, ई का है आप कितना छोटन छोटन कपड़े पहनी हो, शर्म नहीं आवत का? ओ माय गॉड, तुम ये कौन सी बकवास लैंग्वेज में मुझसे बात कर रही हो? हिंदी आती है तो बोलो। मेरा मतलब है आपने इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? ससुराल में पहले दिन सुहागन को 16 श्रृंगार करके ही पहली रसोई करनी चाहिए। कहीं माँ जी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। ओहो माँ जी, मुझे कुछ नहीं कहने वाली। जब अपनी मॉडर्न बहू को पसंद कर ही रही थी तभी मैंने अपनी सारी बातें उनके सामने रख दी थी। तुम गवार हो और ऐसे गवार कपड़े पहनना मैं नहीं पहन सकती। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? अच्छा, एक बहू दाल कचौड़ी, मूंग दाल का हलवा, राजमा चावल बना लो, और बड़ी बहू तुम छोले भटूरे, दाल मखनी और रसमलाई बना लो। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, पर मुझे यहाँ पर कोई भी स्टाफ हेल्पर नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ चले गए सारे नौकर? देखो बहू, हमारे घर में नौकर चाकर नहीं है, और अब तो तुम दोनों आ गई हो तो नौकर चाकर की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं करती। ऊपर से चोरी चकारी हो जाए तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सारा काम फट से कर लूंगी। अरे पर माँ जी, मुझे आदत नहीं है। नहीं है तो आदत बना लो। और हाँ, अब से तुम दोनों ही इस घर की बहू हो, तो मैं तुम दोनों का काम बांट रही हूँ। दिन में छोटी बहू खाना बनाएगी, रात में शनाया तुम खाना बनाना। झाड़ू तुम लगाओगी तो पोंछा छोटी बहू लगाएगी। 100 कमरे हैं तो 100 कमरों का काम दोनों आधा आधा करोगी। क्या 100 कमरों की सफाई? नौकर की तरह झाड़ू लगाते हुए? हे भगवान, इन 100 कमरों की सफाई करके मेरी कमर टूट गई है। आई एम सो टायर्ड। इतने में ही कमर टूट गई? अभी तो रात का खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ कर रहे हैं। मेरा तो दिन का काम है, रात का तो सारा आपको ही संभालना है। नहीं नहीं नहीं। जेठानी जी, आप क्या नहीं कर रही हो? चलो पहले रसोई का काम करना शुरू करो। ये सुन दोनों बहू खाना बनाने लगती हैं, जिसे खाकर ससुराल वाले खुशी से उन्हें नेक देते हैं। अगले दिन से दोनों बहू 100 कमरे की सफाई करने लगती हैं। मॉडर्न बहू झाड़ू लगाते हुए अपने वेस्टर्न कपड़ों में परेशान होती है। OMG, मुझसे वेस्टर्न में झाड़ू नहीं लगाई जा रही। ये 100 कमरों का ससुराल मेरे लिए सजा बन गया है, और इस महारानी के लिए मजा। देखो तो कितने मजे से नाच नाच कर सफाई कर रही है। पल पल न मानी टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घी से है पिया। आहा, अरे जेठानी जी, जल्दी से झाड़ू लगा दीजिए, फिर मुझे 100 कमरों में पोंछा भी लगाना है। हाँ कर रही हूँ। आपको इन कपड़ों में परेशानी हो रही है तो मेरी तरह साड़ी पहन लीजिए, ये बहुत कंफर्टेबल है। और अब तो काम करना है, यही सही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल नहीं। शनाया मौली की बात को नजरअंदाज कर छोटे कपड़ों में झाड़ू लगाने की कोशिश करती है, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वो साड़ी पहनकर सफाई करने लगती है। उसके बाद छोटी बहू सबके लिए खाना बनाती है और बड़े किचन से डाइनिंग रूम में बार बार चक्कर लगाकर गुनगुनाते हुए खाना ले जाती है। हाय ला, मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है,
माँ को फोन करके बताऊंगी कि इतनी बड़ी रसोई है और मेरा कमरा भी इतना बड़ा है, उसके अंदर बाथरूम भी बहुत बड़ा है, फिर डाइनिंग रूम, और माँ जी ने क्या क्या बताया था, लिविंग रूम, हॉल, स्टोर रूम, और बाकी के तो नाम ही नहीं पता मुझे। जहाँ पर मेहमान रुकते हैं वो तो बहुत सारे हैं इस घर में। लीजिए माँ जी, खाना खाइए। अरे बहू, यही खाना है? नहीं माँ जी, अभी मैं रसोई से और लेकर आती हूँ। गुन गुन गनारी गुन गुन गनारी गुन गुन गनारी गनारी। मौली गुनगुनाते हुए रसोई से और खाना ले आती है, जिसे लाने में उसे करीब 5 मिनट लग जाते हैं। ये देख मॉडर्न बहू बहुत जलती है। सब दोपहर का खाना खा लेते हैं। रात को मॉडर्न बहू के खाना बनाने की बारी आती है, जहां वो खाना बनाकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, मुझसे इन कपड़ों में खाना नहीं बन रहा और गर्मी भी लग रही है। अभी तो डाइनिंग रूम भी इतनी दूर है, ये सारा खाना मुझे खुद ले जाना पड़ेगा। कैसे कर रही थी वो गवार तीव्रानी दोपहर में। शनाया, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना लेकर आओ। हाँ बस लाई। सच में ये 100 कमरों का ससुराल मेरे लिए सजा बन गया है। यह कहकर शनाया सबको बार बार रसोई में चक्कर लगाकर खाना परोसती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गवार बहू अपने 100 कमरों के ससुराल में बहुत खुश थी। नए नए उपकरणों को देखना, उसमें खाना बनाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना, किसी भी कमरे में चले जाना, वो सब उसके लिए बहुत मजेदार था। लेकिन वहीं अमीर मॉडर्न शनाया के लिए यह सब किसी सजा से कम नहीं था। वो क्या है ना बेचारी शनाया ने अपने मायके में कभी ऐसा काम जो नहीं किया था। इतना ही नहीं, मौली अपनी माँ को फोन करके सब कुछ बताती है। सच में मौली बिटिया, तेरा 100 कमरों का ससुराल बहुत बड़ा है, तुझे तो बहुत मजा आता होगा ना। हाँ माँ, हाँ मुझे बहुत मजा आता है अपने 100 कमरों के ससुराल में। इतनी बड़ी जगह है, जमीन भी इतनी मखमल है ना कि मुझे पोंछा लगाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन मेरी जेठानी बड़ी परेशान रहती है। अच्छा है। वैसे ही अपने ससुराल में खुश रहना। हमारा तो छोटा सा एक कमरे का घर था, पर तेरे तो 100 कमरों का है। हाँ माँ, चलो मैं रखती हूँ, बाय। वहीं मौली को यह सब सुनता देख शनाया अवंतिका से कहती है, माँ जी, रात का काम करना तो मेरे लिए सजा हो गया है। वैसे भी मुझे 100 कमरों की सफाई करनी पड़ती है, फिर सबके सोने के बाद रसोई में भी लगी रहती हूँ। इसलिए आप ना मुझे दिन का काम दे दीजिए और उसे रात का। ठीक है बहू, अब से तू दिन में करेगी। शनाया अपने काम को हल्का करने के लिए सास से अपना काम बदलवा लेती है, लेकिन उसकी चाल उस पर भारी पड़ जाती है। जब दिन में सुबह सबका नाश्ता टिफिन तैयार करना, दोपहर का खाना बनाना और सबके बर्तन मांजना उसी पर भारी पड़ जाता है। हे भगवान, ये 100 कमरे तो सजा ही थे मेरे लिए। मैंने दिन का काम भी अपने ऊपर ले लिया। कितना सारा काम करना पड़ता है, और अब वो सिर्फ रात का खाना बनाकर सो जाया करेगी। उसके तो अभी भी मजे हैं। इसके बाद अपना काम करके रिलैक्स करती है। कुछ दिनों बाद घर में 7-8 रिश्तेदार आ जाते हैं, जो दोनों बहू रिश्तेदारों को उनके कमरे में छोड़ने जाती है। सास के कहने पर उन्हें चद्दर तकिया खाना पीना देती है, जिससे शनाया तो इरिटेट हो जाती है, लेकिन मौली मजे मजे में सभी रिश्तेदारों से उनके कमरे में छोड़कर उनका सामान देती है। तभी सुलोचना और मुकेश अवंतिका से कहते हैं, अवंतिका, तुम्हारी बड़ी बहू कैसी है? मॉडर्न है तो क्या हमारे से बदतमीजी करेगी? आप क्या बोल रही हैं? मैं समझी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी बड़ी बहू बहुत बदतमीज है, नखरे कर रही है कि वो हमें खाने पीने का कोई सामान नहीं देगी। इतने बड़े ससुराल में रसोई बहुत दूर है, मुझसे आया नहीं जाता। लेकिन छोटी बहू बड़े प्यार से आकर हमसे पूछ रही है, आप सभी क्या लेंगे? जूस लेंगे? चद्दर चाहिए? आपको मच्छर तो नहीं काट रहे? सच में जब इतना ही था तो आपके घर में नौकर रख लेना चाहिए था। आपकी बड़ी बहू किसी काम की नहीं है। आप लोगों की ये हिम्मत! आप गेस्ट हैं तो कुछ भी बोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये नौकरों जैसा काम मैंने कभी नहीं किया है। आपको पता है, मैंने अपने मायके में एक चम्मच भी नहीं उठाई, पर यहाँ आप मुझसे न जाने क्या क्या करवा रही हैं। अरे एक तो नौकर होना चाहिए ना। चलो मान लिया आपको नौकर के हाथ का खाना नहीं पसंद आता, मैं खाना बना कर दे दूंगी, लेकिन ये झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़ों का काम मैं नहीं करूंगी। वो क्या है ना, मैं आपकी छोटी बहू की तरह गवार नहीं हूँ। देखिए, ठीक है, मुझे भी समझना चाहिए था। तुझे अब से मैं इस घर में 2 नौकर रखूंगी, जो 100 कमरों की देखभाल करेंगे, सफाई करेंगे। तू बस खाना बनाना। सास मॉडर्न बहू की परेशानी का हल निकाल कर घर में 2 नौकर रख लेती है, जिससे अब मॉडर्न बहू को 100 कमरे की जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ती। वहीं गंवार बहू अभी भी अपने ससुराल के हर एक काम को दिल से निभाती है।